रक्षिता को अपने आसपास यक्ष की मौजूदगी साफ महसूस हो रही थी। वो जानबूझकर आकाश के नजदीक बैठ गई। रक्षिता ने मन में सोचा, यक्ष, तुम खुद को बहुत स्मार्ट समझते हो ना? मुझसे नाराज होने की एक्टिंग कर रहे हो ना? अब देखती हूँ कब तक इनविजिबल बनकर मुझे देखोगे। रक्षिता आकाश को खाना सर्व करते हुए प्यार से बोली, तुम्हें भूख लगी होगी ना, तो देर क्यों कर रहे हो? आओ खाना खाओ आकाश। आकाश रक्षिता की प्यारी आवाज सुनकर खुश हो गया। वो चहकते हुए बोला, सच में भूखा तो हूं मैं रक्षिता, लेकिन तुम्हारी इस प्यार भरी आवाज से मेरा पेट भी भर गया और मेरा दिल भी खुश हो गया। तभी रक्षिता की नजर उस धुएं के एक छोटे से गोले पर गई जो आकाश के सिर पर मंडरा रहा था। ये देख रक्षिता के फेस पर स्माइल आ गई। यक्ष ने रक्षिता के चेहरे की मुस्कुराहट देखी तो जेलसी फील करने लगा। यक्ष उनके नजदीक खड़ा हो गया और सोचने लगा, रक्षिता आकाश के साथ कितनी कंफर्टेबल है, लेकिन मैं रक्षिता को आकाश के झांसे में नहीं आने दूंगा। यक्ष ने रक्षिता के चेहरे पर अपनी उंगलियां घुमाई और उसके कान में फुसफुसाया, तुम मेरी हो रक्षिता, ये बात भूल नहीं जाना। रक्षिता ने यक्ष को इग्नोर कर दिया। वो आकाश से बातें करने लगी। यक्ष के दिल में आग लग रही थी। वो गुस्से से खुद से बोला, रक्षिता, तुम अभी मेरे साथ चलोगी। यक्ष ने रक्षिता के कानों में कहा, हम यहाँ से सपनों की दुनिया में जा रहे हैं, तुम्हें सोना चाहिए, सो जाओ रक्षिता। रक्षिता यक्ष की बात सुनकर परेशान हो गई। वो खुद से बोली, ये तो सोचा नहीं था रक्षिता, ये यक्ष मुझे आज जाने कहाँ ले जाए। वो आकाश की ओर देखती रही। आकाश उसे अपनी बातें बता रहा था। रक्षिता की आंखें नींद से बोझिल होने लगी। वो आकाश से बोली, आकाश, मुझे नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ। आकाश रक्षिता की बात सुनकर बोला, रक्षिता, अभी तो बस सुबह के 10 बजे हैं, इतनी जल्दी नींद? आकाश कुछ बेचैन था। रक्षिता उसकी बात को अनसुना कर बिस्तर पर पसर गई और नींद में खो गई। आकाश के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस आने लगे। यक्ष आकाश को देख मुस्कुराया और रक्षिता के पास जाकर बैठ गया। यक्ष इनविजिबल था, इसलिए आकाश उसे देख नहीं पा रहा था। यक्ष ने रक्षिता के कानों में कहा, चलो रक्षिता, तुम्हें एक नई दुनिया की सैर पर ले जाऊं। रक्षिता नींद में सपनों में खो गई। यक्ष उसका हाथ पकड़े एक गार्डन में था। चारों तरफ डिफरेंट टाइप्स के कलरफुल फ्लावर्स खिले थे, जिनकी खुशबू रक्षिता के दिमाग में समाने लगी। रक्षिता चहकते हुए बोली, ओह, कितनी खूबसूरत जगह है ये। यक्ष, तुम तो मुझे स्वर्ग में ले आए, मैं बहुत खुश हूँ। यक्ष ने एक गुलाब रक्षिता के बालों में लगा दिया। रक्षिता हंसते हुए भागने लगी। यक्ष उसके पीछे था। रक्षिता घास पर लेट गई और यक्ष उसके ऊपर झुक गया। रक्षिता धीरे से बोली, आज कोई शरारत नहीं करना यक्ष, प्लीज। यक्ष ने उसके माथे को चूम लिया। वो रक्षिता के होठों की ओर बढ़ा, लेकिन रक्षिता ने अपना चेहरा हथेलियों से छिपा लिया। यक्ष ने रक्षिता से कहा, आकाश के साथ इतने प्यार से पेश आ रही थी और मुझसे इतना रूड बिहेव करती हो जाने मन। रक्षिता हंसते हुए बोली, तुम्हें जलन हो रही है ना? यक्ष ने उसके कान को अपने दांत से पकड़ लिया। रक्षिता के मुंह से चीख निकलने लगी। वो तड़प कर बोली, प्लीज मुझे छोड़ दो यक्ष, बदन टूट रहा है मेरा। यक्ष ने रक्षिता को बाहों में भींचकर कहा, आओ ना, तुम्हारे जिस्म को सहला दूं। यक्ष उसे चूमने लगा। दोनों अब बेहद करीब थे, इतने कि हवा भी वहां से निकल नहीं सकती थी। रक्षिता के बेडरूम में मौजूद आकाश रक्षिता को देख रहा था। वो बेसुध पड़ी गहरी नींद में थी। आकाश ने रक्षिता के माथे पर अपने हाथ को बढ़ाया, लेकिन फिर रुक गया। वो उदासी आवाज में बोला, नहीं रक्षिता, तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हें नहीं टच करूंगा। मैं तुम्हारे जागने का इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हें प्रपोज आज करके ही रहूंगा। आकाश रक्षिता के बेडरूम की विंडो पर खड़ा हो गया और हवेली के बाहर फैले खेतों को देखने लगा। इधर अलका अपने कमरे में ख्यालों में खोई थी। वो कुछ परेशान लग रही थी कि तभी उसका मोबाइल बजने लगा। अलका ने फोन उठाया और स्क्रीन पर एनी का नंबर देखकर चौंक गई। अलका ने तुरंत कॉल रिसीव की और बोली, एनी, तुमसे बहुत नाराज हूं मैं, पार्टी में क्यों नहीं आई? यक्ष तुम्हारा इंतजार कर रहा था। एनी अपनी माँ की नाराजगी सुनकर प्यार से बोली, मॉम, आपको तो पता है मुझे पार्टीज पसंद नहीं,
प्लीज भाई को मना लेना मेरी तरफ से। अलका ने एनी को डांटते हुए कहा, मैं क्यों मनाऊं, खुद बात करना यक्ष से। तुम अपनी फैमिली से इतनी भी दूर ना जाओ एनी। एनी ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है मॉम, मैं बस उस दिन ज्यादा बिजी थी, जल्दी घर आकर सबसे मिलती हूँ। वैसे आपके लिए एक गुड न्यूज है, मूड ठीक हो तो बताऊं? अलका अभी भी एनी से गुस्सा थी तो बोली, ठीक है मत बताओ, नहीं सुननी कोई गुड न्यूज। एनी ने हंसते हुए कहा, सोच लो मॉम, आपके इंटरेस्ट की बात है और भाई की भी। अलका एनी की बातें सुनकर चुप हो गई और कुछ सोचते हुए बोली, अब ज्यादा ड्रामे नहीं बेटा, जल्दी बताओ। एनी अलका की बेचैनी भरी आवाज को सुनकर उसे छेड़ते हुए बोली, अब मूड नहीं है मॉम, फिर कभी बता दूंगी। अलका से अब इंतजार नहीं हो रहा था। वो एनी से बोली, तुम अब मेरे से मार खाओगी, जल्दी बताओ कौन सी गुड न्यूज है। एनी ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, स्मृति वापस आ गई है मॉम, पर वो भाई के सामने आने से डर रही है, हमें उन्हें मिलवाना चाहिए। एनी की बात सुनकर अलका खामोश हो गई। वो सोचने लगी कि यक्ष इस खबर पर कैसे रिएक्ट करेगा। अलका को चुप देख एनी ने कहा, मॉम कुछ तो बोलो। अलका गंभीर आवाज में बोली, देखो एनी, इस खबर को अभी अपने पास ही रखो, यक्ष को अभी कुछ नहीं पता चलना चाहिए। हमें ये नहीं भूलना है कि वो एक ट्रॉमा से गुजरा है। एनी के मन में कुछ तो था जिसके कारण उसे अलका की बात ठीक नहीं लगी। वो बोली, बट मॉम, भाई स्मृति को बेहद मोहब्बत करते थे। करता था, लेकिन अब उसके दिल में स्मृति के लिए कुछ है कि नहीं हम नहीं जानते। अलका ने कहा। एनी चुप हो गई। वो कुछ परेशान दिख रही थी। एनी ने फोन कट कर गहरी सांस भरी और सोचने लगी। इधर रक्षिता और यक्ष सबसे बेखबर एक दूसरे की बाहों में खोए थे कि तभी यक्ष को कुछ टेलीपैथी होने लगी। यक्ष ने मन ही मन सोचा, क्या हुआ, अचानक लक्ष्य मुझसे कांटेक्ट क्यों कर रहा है। यक्ष ने रक्षिता को प्यार से देखा और उसे सपने से बाहर ले आया। रक्षिता अंगड़ाई लेकर उठ गई और बुदबुदाई, कितनी खूबसूरत दुनिया थी। यक्ष, काश वैम्पायर नहीं होता। आकाश उसे जगा हुआ देख खुश हो गया और उसके करीब आकर बैठ गया। रक्षिता उसे देखकर सोचने लगी, ये अब तक यहीं पर है, गया क्यों नहीं। आकाश बोला, तुम जाग गई रक्षिता, तबीयत ठीक है ना। आकाश की बात सुनकर रक्षिता ने कहा, आप अब तक यहीं हैं आकाश, कल से यहाँ पर। आकाश ने कहा, तुम्हें अकेले छोड़कर कैसे जाता, अचानक तुम सो गई, मुझे लगा कि शायद तुम्हें मेरी जरूरत पड़े। रक्षिता ने आकाश को देखा, वो काफी एक्साइटेड लग रहा था। रक्षिता ने कहा, आप बहुत अच्छे हो आकाश, पर मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, अब आप परेशान न हो, जाकर आराम करो। आकाश उसके करीब आकर घुटनों के बल बैठ गया। वो रक्षिता को प्यार से बोला, आई लव यू रक्षिता, वादा करता हूँ तुम्हें जिंदगी की सारी खुशियाँ दूंगा। आकाश की बात से रक्षिता शॉक्ड हो गई। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। वो बिस्तर से खड़ी हो गई और आकाश से दूर चली गई। आकाश उससे बोला, प्लीज ऐसे खामोश ना रहो, कुछ तो कहो। रक्षिता ने ध्यान से आकाश को देखा और कहा, मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ कि मुझे किसी के साथ रिलेशन में नहीं रहना है, प्लीज आकाश समझो। आकाश ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, मैं तुम्हारा सारी उम्र इंतजार करता रहूंगा, जब तक तुम्हारी हाँ नहीं होगी तब तक कोशिश करता रहूंगा। रक्षिता ने आकाश की बेचैनी को फील किया। वो उससे बोली, ठीक है, मुझे सोचने का समय दो। आकाश खड़ा हो गया और बोला, ठीक है रक्षिता, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा, अब चलता हूँ। रक्षिता आकाश के जाते ही रिलैक्स्ड होकर खुद से बोली, ओ गॉड, यक्ष और आकाश दोनों ही मेरे पीछे पड़ गए, क्या करूं मैं। एक तरफ रक्षिता परेशान थी तो दूसरी तरफ यक्ष लक्ष्य के पास पहुंचा। लक्ष्य काफी परेशान दिख रहा था। वो यक्ष को लेकर अपने रूम में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। दोनों कुछ बातें करने लगे। यक्ष के चेहरे पर तनाव आ गया। वो लक्ष्य से बोला, लक्ष्य तुम टेंशन न लो, अब हम अलर्ट हैं, वो कुछ नहीं कर पाएगा, बस यार यही होना चाहिए। यक्ष ने लक्ष्य के कंधे थपथपाए और कमरे से बाहर आ गया। अब दूसरी तरफ रक्षिता अपनी माँ के साथ किचन में खाना बना रही थी। रात और गहरी होने लगी। रक्षिता की नजर अपनी अंगूठी पर गई। वो सोचने लगी, अब तक इतना कुछ बदल गया है जिंदगी में, आगे जाने क्या होगा। ये अंगूठी जाने कौन सा मैजिक दिखाएगी।
तभी उसके घर के पास के जंगल में कुछ सरसराहट सुनाई दे रही थी। सियार की तेज आवाज से सारा माहौल डरावना हो गया था। तभी एक तेज चीख जंगल के पेड़ों से टकराकर चारों ओर गूंज गई। रक्षिता भी चौंक गई। वो अक्षरा से बोली, माँ, आपको कुछ सुनाई दिया? किसी की चीख? अक्षरा ने कहा, नहीं तो कोई आवाज नहीं आई। रक्षिता सोच में पड़ गई। हो सकता है मेरा वहम हो, ये चीख जैसे मेरे दिमाग में बैठ गई हो। फिर रक्षिता सब इग्नोर करके काम में लग गई। इधर एनी अलका से मिलने उसके घर आई और सीधे अलका के कमरे में गई। उसे देखते ही अलका खुश हो गई। आखिर फुर्सत मिल गई अपनी माँ से मिलने की। ये सुनते ही एनी अलका के गले लग गई और बोली, मॉम, अपनी मंजिल पाने के लिए मुझे मेहनत तो करनी होगी ना। खैर छोड़ो, मुझे स्मृति के बारे में कुछ बात करनी है। इस पर अलका ने कहा, यक्ष घर पर ही है, अभी इस विषय में कोई बात नहीं। वैसे भी यक्ष अब रक्षिता को पसंद करता है, पहले उसे देख लें फिर बात करेंगे। एनी रक्षिता का जिक्र सुनकर चौंक गई। फिर कुछ सोचते हुए बोली, ये क्या कह रही हैं आप? मॉम, मुझे लगता है स्मृति उस राज को जानती है जिसकी वजह से भाई को कैद किया गया था। शायद इस राज के साथ वो जुड़ी हो। इतना सुनते ही अलका को गहरा झटका लगा और वो खामोश हो गई। उधर अगले दिन रक्षिता हवेली में ही थी जब आकाश वहां आया। रक्षिता ने उसे देखते ही सोचा, ये आकाश पता नहीं कब तक मुझे यूं परेशान करता रहेगा। भला ये भी कोई बात हुई? लेकिन वो उसे साफ तौर पर मना भी नहीं कर सकती थी। इस वक्त वो बस यही चाह रही थी कि फिर कल की तरह यक्ष वहां पर आ जाए तो वो उसे आकाश से किसी न किसी तरह दूर कर ही लेगा। उसने एक बार फिर आकाश के करीब आकर यक्ष को वहां पर आने के लिए मजबूर करने का सोचा, ताकि आकाश वहां से जाने पर मजबूर हो जाए। यही सोचकर वो एक बार फिर आकाश के कुछ करीब आ गई। उधर उसकी मन की बातों से अनजान आकाश रक्षिता के ऐसे करीब आने से कुछ खुश सा हो गया। आकाश ने मन ही मन सोचा, अभी अभी मैं यही तो चाह रहा था कि रक्षिता मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले। अब इसने प्रपोजल भले ही एक्सेप्ट ना किया हो, लेकिन कम से कम मेरे साथ इतनी कंफर्टेबल तो हो रही है कि मेरे पास आने में इसे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मेरे लिए फिलहाल इतना भी काफी है। सोचते हुए वो रक्षिता के पास आ गया, लेकिन रक्षिता उसके ऐसे पास आने से घबराने लगी, जबकि यक्ष के आने का कोई आसार नजर नहीं आ रहा था। जब आकाश को लगने लगा कि सब कुछ उसके हिसाब से चल रहा है, तब आकाश ने कहा, रक्षिता, मैं आज तुम्हारे लिए अपने हाथों से कॉफी बनाकर लाता हूँ। इतना कहकर आकाश किचन की तरफ चला गया। आकाश के जाने के बाद रक्षिता खुद से बोली, ओह, कम से कम पीछा तो छूटा। कुछ देर बाद आकाश कॉफी लेकर आ गया और फिर रक्षिता के उतना ही पास आ गया जितना कि वो पहले था। आकाश को ऐसे खुद से करीब आते हुए देखकर उसने मन ही मन खुद से कहा, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे मेरी ये चाल भारी पड़ जाए। यक्ष के आने का तो कोई आसार ही नहीं दिख रहा है। कैसे हैंडल करूंगी मैं इसे? अभी वो सोचती हुई आकाश से दूरी मेंटेन करने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी अचानक से धीरे धीरे कमरे में धुआं सा भरने लगा। वो धुआं महसूस करते ही रक्षिता के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट बिखर गई। रक्षिता ने दिखावटी अंदाज में कहा, आकाश, आपको ये धुआं महसूस हो रहा है? ये अचानक से धुआं कहाँ से आ रहा है? पहले तो आकाश ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर धीरे धीरे जब धुआं गहरा होने लगा तब आकाश भी चौंक सा गया। रक्षिता ने याद करते हुए कहा, कहीं आपने गलती से गैस ऑन तो नहीं छोड़ दिया है? आकाश को अच्छे से याद था कि उसने कॉफी बनाने के बाद गैस बंद कर दिया था, लेकिन रक्षिता के पूछने पर वो फिर भी तसल्ली के लिए किचन की तरफ चला गया और किचन में जाते ही आकाश हैरान रह गया। गैस ऑन था और पास ही रखे सफाई करने वाले कपड़े में आग लग गई थी। आकाश ने जल्दी से आगे बढ़कर सिंक वाले नल से ग्लास में पानी भरा और उसे कपड़े पर डाल दिया। छन की आवाज के साथ कपड़े में लगी आग बुझ गई थी, लेकिन तब तक काफी धुआं भर चुका था। उसके पीछे पीछे आई रक्षिता ने ये देखते ही परेशान होकर कहा, तो मास्टर शेफ ने इतनी बड़ी लापरवाही कर दी थी। कहते हुए उसने एग्जॉस्ट फैन ऑन कर दिया। आकाश कुछ कंफ्यूज्ड अंदाज में बोला,
लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है रक्षिता, मैंने गैस ऑफ किया था। रक्षिता को महसूस होने लगा था कि ये सब कहीं ना कहीं यक्ष का ही कारनामा था, लेकिन उसके लिए ये मोमेंट किसी वरदान से कम नहीं था। उसने आकाश से कहा, मुझे लगता है अब काफी वक्त हो गया है, आपको जाना चाहिए। आकाश इस अचानक होने वाले इंसिडेंट से सच में डर गया था। उसने मन ही मन खुद से कुढ़ते हुए कहा, कितना अच्छा मौका था रक्षिता के करीब जाने का, सब चौपट होकर रह गया। लेकिन उसने रक्षिता के सामने किसी भी तरह की नाराजगी जाहिर नहीं की और बोला, ठीक है, मुझे भी लगता है कि मुझे निकलना चाहिए, तुम ऑफिस आओ तो मिलते हैं। कहकर आकाश वहां से चला गया और रक्षिता ने गहरी सांस ली। अभी वो अपने बिस्तर पर सोने के लिए आई ही थी कि तभी एक बार फिर से उसे अपने आसपास धुआं सा महसूस होने लगा। वो चौंक कर फिर से किचन की तरफ भागी, लेकिन इस बार वहां सब कुछ बंद था। उसे धुएं में घबराहट सी होने लगी। उसने आगे बढ़कर कमरे की खिड़की खोलनी चाहिए ताकि उसे कुछ आराम महसूस हो, लेकिन अभी वो खिड़की खोलने के लिए उठने ही वाली थी कि तभी अचानक से उसे बेहोशी सी महसूस हुई और वो बेड पर गिर गई। हर बार ऐसे ही कुछ तो होता था। यक्ष को जब उसके पास आना होता था तो वो ऐसे ही माहौल क्रिएट कर देता था। रक्षिता के सोते ही वो धीरे धीरे उसके पास आ गया। गहरी नींद में सोई हुई रक्षिता इस वक्त बेहद मासूम लग रही थी। यक्ष को अपने आप को संभालना मुश्किल हो रहा था। उसने रक्षिता के बालों में अपनी उंगलियां फंसाई और फिर उसे प्यार से सहलाते हुए दीवानों की तरह किस करने लगा। फिर उसने एकदम से रक्षिता के चेहरे को देखते हुए कहा, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मुझे तुम्हारे पास किसी और का आना बर्दाश्त नहीं होता, तो फिर तुम क्यों आकाश को अपने आसपास रहने देती हो? मुझे बहुत बुरा लगता है। उसकी नींद में उससे शिकायत करते हुए वो रक्षिता को देर तक प्यार करता रहा। अगले दिन सुबह रक्षिता सोई हुई थी, तभी वहां आकाश आ पहुंचा। उसने एकदम खामोश कदमों से अंदर बढ़ते हुए मन ही मन खुद से बातें करते हुए कहा, कल रात यहाँ जो कुछ भी हुआ वो नॉर्मल नहीं था। मुझे उस बात का पता लगाने के लिए कोई ना कोई रास्ता देखना ही पड़ेगा। रहा सवाल रक्षिता का, तो मुझे पूरा यकीन है कि रात में मिलाई गई दवाइयों का असर दोपहर तक तो जरूर होगा। सोचते हुए वो हवेली के अंदरूनी एरिया में बढ़ता चला गया। उसने जानबूझकर कल जाने से पहले एक खिड़की खुली रखती थी जिससे वो अंदर आ सके। अंदर आकर उसने रक्षिता के कमरे में झांक कर देखा तो वो वाकई सो रही थी, लेकिन जिस तरह से सोने के दौरान रक्षिता के कपड़े इधर उधर हो रहे थे, अब उसके बाद आकाश खुद को उसके करीब जाने से नहीं रोक पाया। धीमे कदमों से चलते हुए आकाश उसके बेड के पास आकर खड़ा हो गया। रक्षिता का टॉप उसके सीने तक उठा हुआ था, जिसके अंदर से झांकता उसका गोरा जिस्म आकाश को उसे एक बार किस करने के लिए बार बार उकसा रहा था। और यही वजह थी कि खुद को काफी कंट्रोल करने के बाद भी वो रुक नहीं पाया और फिर उसने तेजी से एकदम आगे बढ़कर रक्षिता के खुले हुए पेट पर किस करना चाहा। लेकिन अभी वो झुककर अपने होठों से उसकी नाभि छूने ही वाला था कि तभी उसे तेज झटका लगा और वो रक्षिता से दूर जा गिरा। आकाश कुछ पलों के लिए तो समझ ही नहीं पाया कि आखिर उसे हुआ क्या है, लेकिन उसके गिरने की आवाज सुनकर रक्षिता गहरी नींद में भी कुछ चौंक सी गई। आकाश ने उसे नींद में कसमसाते हुए देखा तो दबे कदमों से वहां से निकल गया। फिलहाल वो रक्षिता की नजर में नहीं आना चाहता था, क्योंकि इस वक्त उसे हवेली की तलाशी लेनी थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बेसमेंट के पास आ गया। उसने चौंकते हुए खुद से कहा, ये रास्ता तो बेसमेंट में जा रहा है। कहीं ये जो सब कुछ मेरे और रक्षिता के बीच हो रहा है वो इसी बेसमेंट से कनेक्टेड तो नहीं? ये सोचते हुए उसने नीचे सीढ़ियों पर अपने कदम बढ़ा दिए। धीरे धीरे करते हुए वो नीचे उतरने लगा। नीचे काफी अंधेरा होने की वजह से उसने अपना मोबाइल निकाला और फ्लैशलाइट को जलाया तो अपने ठीक सामने एक साया देखकर एकदम से चौंक सा गया। लेकिन उसकी जान में जान तब आई जब उसे समझ में आया कि वो साया किसी और का नहीं बल्कि खुद उसी का है। उसके ठीक सामने एक आदमकद आईना रखा हुआ था। उसने खुद को डपटते हुए कहा, क्या हुआ मुझे?
मैं इतना डरपोक की तरह बर्ताव क्यों कर रहा हूँ? मिरर ही तो है ये। कहते हुए वो आगे बढ़ने लगा, लेकिन उस मिरर में कुछ ऐसा था जो उसे अब नॉर्मल सा लगा। चलते चलते वो 2 कदम वापस मुड़ा और एक बार फिर से आईने में झांक कर देखा। ये देखकर उसे काफी हैरानी हुई कि मिरर में दिख रही इमेज में उसका बैकग्राउंड बिल्कुल अलग था। उसे ये शीशा एकदम से मिस्टीरियस महसूस होने लगा। उसने एकदम से अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे पोंछते हुए शीशे को साफ करने लगा, लेकिन उसके पंजे के लगते ही मिरर की तरफ से एक वैक्यूम टाइप की हवा चली, जिसमें आकाश मिरर की तरफ खींचता चला गया। उधर जब रक्षिता की आंखें खुली तो उसे हमेशा की तरह कमजोरी सी महसूस हो रही थी। उसके कपड़े भी तितर बितर हो रखे थे। उसने फील कर लिया कि आज फिर उसके साथ वही कुछ हुआ जो हवेली में नाइट स्टे करते हुए अक्सर हुआ करता था। वो उठी और फ्रेश होकर जब वापस कमरे में आई तो उसे अजीब सी गंध महसूस हुई। अभी वो इस गंध को लेकर कुछ सोचती कि तभी किचन की तरफ जाते हुए उसकी नजर बेसमेंट के खुले दरवाजे की तरफ पड़ गई। उसने तेज कदम से आगे बढ़कर दरवाजा बंद करने का सोचा ही था कि तभी उसकी नजर सीधे उस मिरर पर पड़ी जो उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। वो तेजी से उस मिरर की तरफ बढ़ी और फिर उसे भी मिरर में अपनी इमेज अलग बैकग्राउंड के साथ दिखाई पड़ी। वो भी आकाश की तरह हैरान रह गई। उसने खुद से कहा, ये इतना बड़ा मिरर यहाँ कैसे आया? कहते हुए वो भी बैकग्राउंड देखकर चौंक सी गई। उसने आगे बढ़कर जैसे ही शीशे को साफ करने की कोशिश की, वैसे ही उसके साथ भी वही हुआ जो आकाश के साथ हुआ था। जैसे ही उसकी हथेली ने मिरर के सरफेस को छुआ, वैसे ही एक तेज आंधी चली और मिरर से उसे भी सक कर लिया गया। रक्षिता को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी अंधेरे कुएं में गिरती चली जा रही हो।